Hello everyone. Today we are going to discuss about the ISC बोर्ड केमिस्ट्री पेपर एनालिसिस नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन से स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग उनके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 12 तो सॉल्व कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। फर्स्ट वन इज सैड-मेयर रिएक्शन, सेकेंड वन इज वुड्स रिएक्शन एंड थर्ड वन इज फिक्कलस्टीन रिएक्शन। तो वन बाय वन हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट वन इज सैंड-मेयर रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को लर्न रखने के लिए हमें उसका रिएक्टेंट पार्ट याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग सैंड-मेयर रिएक्शन में इनके रिएक्टेंट को समझ लेते हैं। इनका रिएक्टेंट होता है एनिलीन, जो कि फॉर्मूला होता है एनिलीन का दिस टाइप। बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप हो जाता है। जब एनिलीन की रिएक्शन हम लोग सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस किसी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं एट 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर पर, तब यहाँ पर फॉर्म होता है बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। तो यहाँ पर ये डाईएजोनियम हैलाइड फॉर्म होता है और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड हाईली रिएक्टिव। ये गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण और रिएक्टिव होने के कारण जब इनकी रिएक्शन हम कॉपर क्लोराइड से कराते हैं, CuCl से कराते हैं, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन हट जाता है और यहाँ पर फॉर्म हो जाता है जो यहाँ हेलोजन आता है, वो यहाँ पर प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है। यदि हम इनकी रिएक्शन कॉपर ब्रोमाइड से कराएं, कॉपर ब्रोमाइड से इनकी रिएक्शन कराने पर यहाँ पर Br आ जाएगा, और यदि हम इनकी रिएक्शन कॉपर साइनाइड से कराते हैं तब यहाँ पर इनके प्लेस पर साइनाइड ग्रुप आ जाएगा। तो यही हमारी सैंड-मेयर रिएक्शन होती है। नेक्स्ट वन इज वुड्स रिएक्शन। बहुत ही इजी रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन, जो कि हेलो एल्केन से एल्केन फॉर्म करने के लिए होती है, जिसमें हम इवन नंबर ऑफ एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। तो यदि जनरल रिएक्शन देखें वुड्स रिएक्शन का, तो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल हैलाइड लेते हैं और इनकी रिएक्शन हम सोडियम से कराते हैं और यहाँ 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड लिया जाता है। तो यदि हम यहाँ पर ये ले लें, इनको हम कुछ इस तरह से लिख दें और इनके रिएक्शन हम यदि हम 2 मॉलिक्यूल लिए हैं एल्किल हैलाइड के, तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम के भी लेने पड़ेंगे। और यहाँ से जब इनकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये सोडियम जो होगा वो हैलोजन के साथ हट जाता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं 2NaX बनता है और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल ग्रुप में एल्केन मिल जाता है। तो इस तरह से हमारी वुड्स रिएक्शन होती है, जो कि बहुत ही इजी रिएक्शन है और इजीली ये लर्न भी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थर्ड रिएक्शन है हमारी। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो इन्हें लर्न करने का जो तरीका होता है, चलिए लर्न करने का तरीका हम बाद में सीखेंगे, पहले इस रिएक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम कोई एल्किल हैलाइड लेंगे। मान लिया हमने यहाँ पर RX लिया, एक एल्किल हैलाइड लिया, जहाँ पर X हो सकता है हमारा क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो अब इनकी रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में जब इनकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर ये जो NaX है, NaX यहाँ से हट जाता है और ये आयोडीन ये एल्किल ग्रुप के साथ लग जाता है। तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा Ri प्लस NaX। यदि हम इनका यदि हम इनका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इनका ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया CH3 CH2 Br और इनकी रिएक्शन हमने करा दी सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस में जब हमने इनकी सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराई, तो यहाँ से ये ब्रोमीन और ये सोडियम यहाँ से हट जाएंगे। मीन्स यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा NaBr बन जाएगा और ये आयोडीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ CH3 CH2I। तो अब हम चलते हैं कि क्या ट्रिक है इनको लर्न करने की। तो यहाँ पर हम फिंकलस्टीन रिएक्शन में 2 I देख रहे हैं। 2 I मतलब सोडियम आयोडाइड भी लेंगे रिएक्टेंट में और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी आयोडीन वाला ग्रुप बनेगा। तो इस तरह से हम फिंकलस्टीन रिएक्शन को याद कर रख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म करते हैं। तो जो हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर फेहलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिडक्शन रिएक्शन दिखाते हैं, बट जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं फेहलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिडक्शन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इनमें वो यही है। अब उसके वन बाय वन डेफिनेशन देख लेते हैं। रिड्यूसिंग शुगर की जो डेफिनेशन है वो है, इट कैन शो रिडक्शन रिएक्शन विथ फेहलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट because it forms some aldehyde and ketones which allows it to act as a reducing agent। अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल मोनोसैकेराइड्स along with some डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स तो होते ही हैं रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन कुछ डाइसैकेराइड्स भी रिड्यूसिंग शुगर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे हमने ले लिया मोनोसैकेराइड्स में मोल्टोज, लैक्टोज एटसेट्रा। अब हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है मोल्टोज का और उसमें कैसे हम पहचानेंगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। ये है मोल्टोज का स्ट्रक्चर। तो इस यदि किसी स्ट्रक्चर में एक ही कार्बन एटम पर हाइड्रोजन ग्रुप भी प्रेजेंट हो, OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो और ईथर ग्रुप भी प्रेजेंट हो, ये तीनों ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे शुगर्स होते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये सबसे इजीली तरीका है इसके देखने का। अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिया गया है और उसमें ऐसा कार्बन प्रेजेंट हो जो उस कार्बन से ईथर भी प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो और OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो वो हमारे हो जाते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब इसके बाद हम देखते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। इनके नेम से ही पता चल रहा है कि इट डज नॉट हैव रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, रैफिनोज, ट्रीहेलोज एटसेट्रा। तो अब हम इनका सुक्रोज का एक स्ट्रक्चर बना लें और सुक्रोज के स्ट्रक्चर से समझते हैं कि कैसे यहाँ पर ईथर भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये तो हमारा रिड्यूसिंग शुगर हो गया। बट यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर में यदि स्ट्रक्चर देख के हम कैसे फाउंड कर सकते हैं। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं जैसे ये कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है, तो यहाँ पर ये ईथर तो प्रेजेंट है, ईथर भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर OH प्रेजेंट नहीं है। इसलिए ये हमारा हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक ही कार्बन एटम पर हाइड्रोजन, OH और ईथर तीनों ही प्रेजेंट हो, तो वो हमारा हो जाता है रिड्यूसिंग शुगर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो इन्हें समझ लेते हैं। डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में ये इनका क्वाटरनी स्ट्रक्चर होता है, जिसे हीट करने पर या पीएच वैल्यू चेंज करने पर इनका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम इनका एग्जांपल समझ लेते हैं कि डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हमें किसमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम एग बॉयल करते हैं, तो एग बॉयल करने पर उन्हें हीट दिया जाता है और हीट देने पर क्या होता है, उनका जो प्रोटीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है। जब उन्हें हम वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होता है। इसी तरह से हम मिल्क में भी इनको देखते हैं कि मिल्क में यदि हम इनका पीएच लेवल चेंज कर दें, पीएच लेवल चेंज मीन्स यदि हम कुछ नींबू की बूंदें डाल दें, तो उसमें क्या होता है, वो जो मिल्क वाला पार्ट होता है वो अलग कोगुलेट हो जाता है, या हम उन्हें थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो कर्ड बन जाता है, दूध से दही बनना। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की का ही प्रोसेस है। तो चलिए हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। This is the definition. Denaturation of protein is an irreversible change in which protein get precipitate when they are heated with alcohol, concentrated inorganic acids or by salts of heavy metals. Proteins is uncoiled and its shape is destroyed। मतलब ये कॉइलिंग में था पहले और हीट करने पर या पीएच लेवल चेंज करने पर इनका जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन हुआ है, और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन होने पर जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होने के कारण इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज होता है, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होने के कारण इनके स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है। तो दिस इज़ द डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, गिवन दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन
गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। सो इन्हें भी देख लेते हैं, इनका भी आंसर देख ही लेते हैं। वाइटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है वाइटामिन्स की। तो वाइटामिन्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड सेकेंड वन इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। चलिए उन्हें देख लेते हैं। Vitamins are required by the body in very small amount. First, on the basis of their solubility, water soluble vitamins and fat soluble vitamins. Water soluble vitamins हमारे होते हैं विटामिन सी एंड बी, ओके। एंड इसी तरह से हम फैट सॉल्युबल vitamins देख लेते हैं। तो फैट सॉल्युबल vitamins होते हैं विटामिन्स ए, डी, ई एंड के।